मेरे वेल्डर ट्रेड के होनहार बच्चों, मिशन 2022 सीबीटी परीक्षा के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो की श्रृंखला के माध्यम से। और हमने अब तक फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि पहले 6 महीने के जो कोर्स है उसके कुछ संभावित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करके देखा। आज हम पहुंच गए हैं वेल्डर थ्योरी के पार्ट 7 टेस्ट पर। हर बार की तरह इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप पहले इस पूरी वीडियो को अच्छी तरह समझें और उसके बाद उस टेस्ट को दें। उस टेस्ट को देने के बाद अगर आपके 85% से ऊपर मार्क्स आपने स्कोर किए तो हम आपको इशू करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। हर बार की तरह इसमें आपको अपनी ईमेल एड्रेस भरनी होगी, अपना नाम, मोबाइल नंबर और किस सेशन के आप हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये बिल्कुल सही भरें, वैलिड ईमेल एड्रेस, नाम भरें, वरना हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट इशू करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका गूगल फॉर्म का ये अभ्यास टेस्ट जो कि भारत स्किल्स द्वारा डिज़ाइंड है वो खुल जाएगा। आज से हम सेकंड सेमेस्टर के कोर्स को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंस्पेक्शन इन वेल्डिंग। जब हम वेल्डिंग के इंस्पेक्शन को यानी कि उसके निरीक्षण को करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य होता है वेल्डिंग की स्ट्रेंथ को, साउंडनेस को जांचना। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डिटरमिन फॉल्ट्स एंड क्वालिटी ऑफ वेल्ड, यानी कि वेल्डिंग की क्वालिटी को जांचना है और उसमें छुपे हुए दोषों को पहचानना है। ये आंसर सही है। ऑप्शन दूसरा है डिटरमिन द मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है उसकी जांच हम वेल्डिंग के इंस्पेक्शन में नहीं करते हैं, तो ये आंसर गलत हुआ। डिटरमिन द वेल्डेड मेटल, वेल्डेड मेटल क्या है उसकी भी हम जांच नहीं करते हैं, हम वेल्डिंग की क्वालिटी की जांच करते हैं। वेल्डिंग का मेटल तो वही होगा जिस इलेक्ट्रोड से आपने वेल्डिंग करी है, तो इसकी ये भी आंसर गलत हुआ। डिटरमिन द इलेक्ट्रोड फ्यूजिबिलिटी, इलेक्ट्रोड कितना फ्यूज़ हो सकता है, पेरेंट मेटल के साथ कितना फ्यूज़ हो सकता है, इसकी भी हम जांच नहीं करते हैं जब हम वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं। हम वेल्डिंग की स्ट्रेंथ को देखते हैं और उसकी साउंडनेस को देखते हैं, तो इसका ऑप्शन है ए। हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन एनडीटी। एनडीटी होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। देखिए, टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, जिसमें हम तोड़ के देखते हैं कि कितनी ताकत पे जाके ये वेल्डिंग टूट रही है या ये मुड़ पा रही है नहीं मुड़ पा रही है। इलोंगेशन टेस्ट होता है, इम्पैक्ट टेस्ट होता है, उसमें हम चीज़ों को तोड़ के देखते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि जॉब बनाने के बाद, वेल्डिंग के द्वारा जॉब बनाने के बाद हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं करते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वेल्डर की स्किल्स को जांचने के लिए होता है, प्रोसेस की एफिशिएंसी को जांचने के लिए होता है और आपके इलेक्ट्रोड जो कंज्यूमेबल्स हैं उनकी पेरेंट मेटल के साथ कंपैटिबिलिटी, यानी कि वो उस पेरेंट मेटल के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है, इसके लिए होता है। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए हम अलग से एक कूपन बनाते हैं, वेल्ड कूपन, और उस पर सारी टेस्टिंग करके देखते हैं, क्योंकि उसको तोड़ सकते हैं, जॉब को नहीं तोड़ सकते। जॉब की वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करने के लिए हम एनडीटी यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें जॉब को तोड़ा नहीं जाता है। बिना तोड़े हम उसकी क्वालिटी, साउंडनेस और उसमें छुपे हुए दोषों को परखते हैं। अब हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितने स्टेजेस होते हैं एनडीटी के। एनडीटी के 3 स्टेज होते हैं। पहला है वेल्डिंग करने से पूर्व, आपने ग्रूव्स डिज़ाइन सही बनाया नहीं बनाया, आपने रूट गैप को सही रखा है या नहीं रखा है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ओवन में गर्म है या नहीं है, कौन सी वेल्डिंग रोड का आप प्रयोग करेंगे, ये सारे इंस्पेक्शन हम वेल्डिंग करने से पहले जांचेंगे। वाइल वेल्डिंग, वेल्डिंग का रूट सही लगा है नहीं लगा है, पेनिट्रेशन हो गई है नहीं हो गई है, और रूट रन की अगर टेस्टिंग करनी है, विजुअल इंस्पेक्शन करना है या डाई पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, 2 रन के बीच में हमने स्लैग को साफ़ किया या नहीं किया, ये सारे निरीक्षण हम वेल्डिंग करते हुए करेंगे। करंट कितना सेट करा है, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे बिंदु हम वेल्डिंग करते हुए। तो दूसरा चरण हुआ वेल्डिंग करते हुए निरीक्षण। पहला हुआ पूर्व, वेल्डिंग से पूर्व, दूसरा हुआ वेल्डिंग करते हुए, और तीसरा है वेल्डिंग के बाद। वेल्डिंग के बाद भी हम निरीक्षण करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के। ये 3 चरण हैं। बाद में क्या क्या करेंगे, ओवरलैप तो नहीं आया, ज़्यादा वेल्डिंग तो नहीं कर दी, कहीं कम तो नहीं रह गई वेल्डिंग, क्रेटर तो नहीं आ गए हैं, अंडरकट तो नहीं आ गए, इन सारे दोषों को हम विजुअली देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है 3 चरण होते हैं, वेल्डिंग करने से पूर्व, वेल्डिंग करने के दौरान और वेल्डिंग करने के बाद। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज जनरली नॉट यूज्ड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। अंतिम उत्पाद पर किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। अंतिम उत्पाद मतलब फाइनल प्रोडक्ट, जब आपका जॉब वेल्डिंग के बाद तैयार हो गया है तो जाहिर सी बात है हम उसको तोड़कर नहीं देखेंगे,
तो हम उस पर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं करेंगे। तो इसका एक आंसर सही है, वो है ऑप्शन सी, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ये कर सकते हैं क्योंकि उसमें जॉब ख़राब नहीं होता। सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ये भी हम फाइनल प्रोडक्ट पे कर सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं हार्डनेस चेक करनी होती है, तो हम उसमें हल्का सा ड्रिल मार के देख के और उसको फिर वेल्डिंग से रिपेयर कर सकते हैं। आखिरी ऑप्शन है नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड सेमी डिस्ट्रक्टिव। नॉन डिस्ट्रक्टिव और सेमी डिस्ट्रक्टिव आप कर सकते हो फाइनल प्रोडक्ट पे क्योंकि उसमें आपका जॉब खराब नहीं होता है। व्हाट आर द कॉमन वेल्डिंग टेस्ट्स परफॉर्म्ड इन वर्कशॉप। कार्यशाला में आप वेल्डिंग परीक्षण क्या है, आम वेल्डिंग परीक्षण क्या है। कार्यशाला में आप कौन कौन से वेल्डिंग परीक्षण कर सकते हैं। आप सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कार्यशाला में कर सकते हैं जिसमें मैग्नेटिक पार्टिकल इंडिकेशन है, रेडियोग्राफी है, अल्ट्रासोनिक है, प्रेशर टेस्ट हैं, ये सारे हम वर्कशॉप में करते हैं। लेकिन कुछ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें उसको लैब में भेजना ही पड़ता है। जॉब को लैब में और जॉब को नहीं भेजना पड़ता, कूपन्स को भेजना पड़ता है। वेल्डिंग के कूपन बनाते हैं, 1 फीट के कूपन बना के उस पर वेल्डिंग करके और उसको कहते हैं भाई इसको तोड़ के देख लो और ये बता दो हमारे वेल्डर का कौशल कैसा है, ये इलेक्ट्रोड इसके लिए सही है नहीं है, स्ट्रेंथ पूरी आ रही है नहीं आ रही है, और जिस प्रोसेस से हमने करा है उस प्रोसेस से हम जॉब पे ये सारी चीज़ें जॉब पे भी कर दें या इसमें कोई कमी है, इसलिए हम उसका निरीक्षण करते हैं। इसमें पैसा ज़रूर लगता है लेकिन ये बहुत अच्छी एक तरीके हैं वेल्डिंग के कार्य करने के। तो हमसे पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो हम वर्कशॉप में कर लेते हैं। ऑप्शन बी जो टेंसाइल टेस्ट लिखा है उसमें खींच के तोड़ के देखा जाएगा, तो ये तो वर्कशॉप में नहीं हो सकता। टेंसाइल टेस्ट तो आपको लैब में भेजना पड़ेगा। जो ऑप्शन बी है टेंसाइल टेस्ट में, तो वो खींच के तोड़ के देखेंगे कि आपकी वेल्डिंग में कितने लोड पे जाके टूट रही है। गाइडेड बैंडेड टेस्ट भी वहीं होता है, उसमें हम वेल्डिंग के ऊपर से उसको घुमा के देखते हैं कि घूमते हुए वो क्रैक तो नहीं डेवलप हो रहा है, उसमें डक्टिलिटी और इलैंगेशन चेक की जाती है। इम्पैक्ट टेस्ट वो होता है जिसमें भी उसमें भी हम तोड़ के देखते हैं, एक चोट मार के, एक हथौड़े की चोट मार के ये देखना पड़ता है कि कितने जूल का इसमें काम किया हमने और कितना काम कार्य करने पर ये टूट रही है। तो ये नीचे के तीनों जो टेस्ट हैं वो है आपके लेबोरेटरी में होने वाले। हमसे पूछा गया है वर्कशॉप में होने वाले टेस्ट का नाम, उसका नाम है ऑप्शन ए निक ब्रेक टेस्ट या फ्री बेंड या फ्रैक्चर टेस्ट। हम इसमें वेल्डिंग को एक छोटे से हिस्से पे करके और उसको मोड़ के या तोड़ के देखते हैं वर्कशॉप के अंदर ही हथौड़े से चोट मार के कि ये टूट रही है नहीं टूट रही है। आमतौर पर ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं बताते क्योंकि हम इसको संख्यात्मक, हमारे पास वैल्यू नहीं आती है। एक अंदाज़ा लग सकता है कि वेल्डिंग मजबूत हुई है नहीं हुई है, लेकिन आप संख्यात्मक इसको नहीं ला सकते। इसलिए इनको सिर्फ तब यूज़ किया जाता है जब आपको ये नहीं पता कि जिस धातु पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या है, आपको ये नहीं पता कि ये वेल्डिंग इसके ऊपर एक साउंड या रिक्वायर्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी उतनी ताकत दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो एक छोटे से कूपन पे करके उसको तोड़ के देख लेते हैं वर्कशॉप के अंदर ही। उसमें क्या करते हैं, वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग की सीम के ऊपर एक 2 mm का आरी से कट लगाते हैं और उसको तोड़ के देखते हैं। तो ये टेस्ट हम वर्कशॉप में कर लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए निक ब्रेक टेस्ट, फ्री बैंड टेस्ट और फ्रैक्चर टेस्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर देयर। सामान्य गैर विनाशकारी परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कितने प्रकार के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। चलिए गिनती करना शुरू करते हैं। लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट जिसको डाई पेनिट्रेशन टेस्ट भी कहते हैं, एक वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। विजुअल इंस्पेक्शन भी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, 2 हो गए। रेडियोग्राफी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। रेडियोग्राफी 2 प्रकार की होती हैं, एक्सरे और गामा रे। 16 mm तक को एक्सरे से आप कर सकते हैं, 16 mm से ऊपर आप गामा रे पे जाएंगे। गामा रे थोड़ा सा डेंजरस होती है। अच्छा, अगली है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, 4 तो ये हो गए। मैग्नेटिक पार्टिकल इंडिकेशन टेस्ट 5 हो गए। प्रेशर टेस्ट भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है कि हम इतने केजी के प्रेशर को इस वेल्डिंग में होल्ड, ये आमतौर पे टैंक्स वगैरह में किए जाते हैं। तो 6 तो मैंने ही गिन दिए। इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। हार्डनेस टेस्ट भी होता है, वेल्डिंग का हार्डनेस टेस्ट हो सकता है, वो भी नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। तो 7 तो मैंने बता दिए। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखे हुए हैं 5, आंसर आप डी लगा दीजिए 5, और ये आंसर आपका सही है। 6th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। दृश्य निरीक्षण परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। जब हम सिर्फ देख रहे हैं, परीक्षण निरीक्षण कर रहे हैं वेल्डिंग का, और देख के हम क्या देखते हैं, देख के हम ये देख सकते हैं इसमें स्लैग तो फंसा हुआ नहीं रह गया है किनारों पर, स्लैग की परत को साफ़ कर दिया नहीं कर दिया। अंडर कट हमें ऊपर दिखाई दे जाते हैं और पिन होल्स हमें दिखाई दे जाते हैं जिसको पोरोसिटी कहते हैं। ब्लो होल्स दिखाई दे सकते हैं और क्रैक दिखाई दे सकता है। उनकी शेप और साइज़ हम गेजेस से नाप सकते हैं। ये सारा हम सिर्फ देख के कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लो या सिर्फ आंखों से देख लो, इसको कहते हैं विजुअल। विजुअल मतलब जो आप देख के करते हैं। तो ये किस प्रकार का है, इसमें हम तोड़ तो नहीं रहे ना, तो ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। विजुअल इंस्पेक्शन एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। ऑप्शन बी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट,
आप देख के तोड़ सकते हो क्या लोहे की वेल्डिंग करी हुई चीज़ों को? तो ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट तो नहीं हो सकता। नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ये कह रहे हैं कि ये विजुअल इंस्पेक्शन जो है दोनों तरीके के हैं। इसको आप देख के तोड़ भी सकते हो अगर आप चाहो, और देख के नहीं भी तोड़ सकते अगर आप चाहो। तो ये ऑप्शन भी गलत है। परफॉर्मेंस टेस्ट ये नहीं होता। परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकता है आपका प्रेशर लीक टेस्ट, कि अगर इतना पानी इस टैंक में भर दो तो इसकी वेल्डिंग में से लीकेज तो शुरू नहीं हो जाएगी। इस तरीके के किसी टेस्ट को परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं, कि जिस काम के लिए वो बनाया जा रहा है वो काम कर पाएगा या नहीं। विजुअल इंस्पेक्शन एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, तो इसका ऑप्शन है ए। व्हाट इज द एनडीटी मेथड यूजिंग साउंड एज अ सोर्स? स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करने वाली एनडीटी विधि बताएं। एक ऐसी विधि जिसमें हम जॉब को तोड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ दोष का और वेल्डिंग की क्वालिटी का पता लगा रहे हैं, और उसमें हम ध्वनि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नीचे ऑप्शन में कहीं अल्ट्रासोनिक टेस्ट लिखा हो या स्टेथोस्कोपिक टेस्ट लिखा हो, तो हमें वो मिल गया, वो है सी, ऑप्शन सी। स्टेथोस्कोप वो होता है जो डॉक्टर अपने कान में लगा के रखते हैं। इस तरीके का टेस्ट भी हम लोग कर लेते हैं। उसको लगा के हम एक हैमर की चोट मारते हैं जॉब पर। अगर उसमें क्रैक होगा अंदर कहीं तो उसकी आवाज़ कुछ अलग आएगी, और क्रैक नहीं होगा तो एक झंझनाहट वाली आवाज़ आती है, और क्रैक होता है तो एक ब्लंट आवाज़ आती है। हालांकि इस टेस्ट को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जैसा मैंने आपको बताया, ये क्वांटिटाइज नहीं कर पाती हैं हमारी ऑब्जर्वेशन को, संख्यात्मक रूप में नहीं ला पाती हैं, और हमें ये नहीं पता चलता है कि कितनी ख़राब और कितनी अच्छी वेल्डिंग हुई है। बाकी सारे टेस्ट हमें रिजल्ट्स और डेटा दे देते हैं। तो स्टेथोस्कोपिक टेस्ट हुआ, या निक ब्रेक टेस्ट हुआ, या फ्री बेंड टेस्ट हुआ, या हथौड़े से मार के चोट मार के तोड़ के देख लिया, ये सारे टेस्ट आपको सिर्फ एक अंदाज़ा दे देते हैं, बाकी इनका कोई और उपयोग नहीं है। चलिए, तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन में ध्वनि का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रेशर टेस्ट में भी ध्वनि का प्रयोग नहीं करते हैं, और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में भी ध्वनि का प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ दो ही एनडीटी की ऐसी टेक्निक हैं, एक को अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कहेंगे और दूसरे को स्टेथोस्कोपिक टेस्ट कहेंगे। उसमें डॉक्टर की तरह कान में आला लगा के और प्लेट पर रख के और फिर हथौड़े से चोट मारते हैं, और आवाज़ का अध्ययन करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई क्रैक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू द फैब्रिकेशन कॉस्ट? निर्माण लागत में किन गतिविधियों का योगदान है, मतलब कौन कौन सी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो हमारे फैब्रिकेशन कॉस्ट में आती हैं। फैब्रिकेशन हम किसको कहते हैं? जब हम प्लेट्स को काट के और वेल्डिंग से जोड़ते हैं मेटल इंडस्ट्री में, उसको हम फैब्रिकेशन कहते हैं। मतलब ये मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में आपको समझाया था। फैब्रिकेशन होता है जब हम अलग अलग हिस्सों को एक खास जगह पर जोड़कर और पूरी जॉब की आकृति देते हैं, उसको हम फैब्रिकेशन कहते हैं। तो नीचे ऑप्शंस में पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रिपरेशन, वेल्डिंग एंड फिनिशिंग। यस, प्रिपरेशन मतलब एज प्रिपरेशन, उसका ग्रूव बनाना है जहाँ पर हमें वेल्डिंग करनी है, उसकी साफ़ सफाई करनी है। तो इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील, बिजली, लेबर जो लगेगी, उसकी कॉस्ट हमारी फैब्रिकेशन कॉस्ट में आएगी। वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड लगेगा, बिजली लगेगी, वेल्डर की कीमत लगेगी, उसके साथ एक हेल्पर भी होगा, उसकी भी दिहाड़ी लगेगी। ये सारी भी आपकी फैब्रिकेशन कॉस्ट में है। और वेल्डिंग के बाद फिनिशिंग जो करनी पड़ती है, उसमें भी आपको हो सकता है ग्राइंडिंग व्हील लगे, लेबर लगे, और ये जितनी भी कॉस्ट है ये सारी फैब्रिकेशन कॉस्ट में है। तो ये आंसर ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रॉ मटेरियल। ये तो यही गलत हो गया। रॉ मटेरियल हमारा फैब्रिकेशन कॉस्ट नहीं है, रॉ मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं दोनों, लेकिन रॉ मटेरियल को हम फैब्रिकेशन कॉस्ट नहीं कह सकते। ऐसे तो जो दुकान वाला है उसने पीछे से सामान लिया प्लेट और आगे बेच दी, तो वो फैब्रिकेशन थोड़ी किया उसने तो प्लेट पीछे से मतलब सेल से प्लेट खरीदी और आगे अपने कस्टमर को बेच दी। ऐसे हर शहर में होते हैं, तो वो फैब्रिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए रॉ मटेरियल फैब्रिकेशन कॉस्ट में नहीं आ सकता। ये ऑप्शन गलत हो जाता है। वेल्डिंग, फिनिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का फैब्रिकेशन से कोई मतलब नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, ये तो एक प्लेटों को बेचने वाला दुकानदार भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लेता है, उसको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कह सकते हैं आप, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो उसको कहते हैं। लास्ट ऑप्शन है फिनिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन फैब्रिकेशन कॉस्ट में नहीं आती। नीचे के सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट इन विच द वेल्ड क्वालिटी इज टेस्टेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब? वह कौन सा परीक्षण है जिसमें कार्य को नष्ट किए बिना वेल्ड गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है? अब तक हम समझ चुके हैं इसको। इसका एक ही आंसर है, वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम जो हमारा जॉब है, वर्क पीस, उसको हम तोड़ते नहीं हैं। उसकी टेस्टिंग ऐसी टेक्निक से करते हैं जिसमें हमारे जॉब को नुकसान ना हो, और बिना उसको नुकसान करे हम वेल्ड की क्वालिटी, उसकी साउंडनेस, उसकी स्ट्रेंथ, या अगर कोई दोष उसके अंदर हैं उनको हम ढूंढ लें या पता कर लें। उसको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है नष्ट कर देना। हम जॉब को बनाने के बाद नष्ट नहीं कर सकते ना, इसलिए हम उन पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी।
डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ये नहीं है, सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ये नहीं है, विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट, ये क्या बात हुई। अब ये विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट यहाँ पर ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, या फिर ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अरे विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट भी तो नॉन डिस्ट्रक्टिव है, तो भाई यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। बच्चों मेरा काम है आपको इन चीज़ों को सही सही समझाना। ये क्वेश्चन बैंक भारत स्किल्स पोर्टल पे हैं, निमी द्वारा डिज़ाइन हैं, मैं सिर्फ इनको आपको सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार ये दोनों ऑप्शन यहाँ नहीं होने चाहिए थे, बी और डी एक साथ नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि विजुअल इंस्पेक्शन में भी हम नहीं तोड़ते हैं, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट उन्हें ही कहते हैं जिसमें हम फाइनल जॉब को बिना तोड़े उसका इंस्पेक्शन कर सकें। तो बहरहाल इसका आंसर की में बी ही है, पर ये डी वाला ऑप्शन इसमें नहीं होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज द रूट गैप इज सेट इन वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है। रूट गैप होता है जब दो पार्ट्स में हमने वी बना दी, उनके बीच में एक गैप रखा जाता है ताकि पेनिट्रेशन हो सके और पिघली हुई अवस्था में हमारा धातु जॉब की दूसरी सतह तक जा सके, मतलब निचली सतह तक जा सके, निचली कह लो या दूसरी पीछे वाली सतह तक जा सके, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से भी ये निचली और ऊपर वाली हो सकती है ना। अगर आप ओवरहेड में कर रहे हैं तो ऊपर वाली सतह तक जा सके, ऐसे हो गया। तो कौन से चरण में हम इस रूट गैप को फिक्स करते हैं, मतलब इस रूट गैप को सेट करते हैं। जाहिर सी बात है वेल्डिंग करने से पहले, बिफोर वेल्डिंग। वेल्डिंग करते हुए थोड़ा ही हम करेंगे, वेल्डिंग करते हुए तो वो तो सेट होना शुरू हो जाएगा ना, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते बिना काटे वेल्डिंग को। तो ये रूट गैप जो है वो प्रथम चरण में, यानी कि वेल्डिंग करने से पूर्व सेट होना चाहिए। तो इसका आंसर है बिफोर वेल्डिंग स्टेज। ड्यूरिंग वेल्डिंग स्टेज इसको नहीं कर सकते, आफ्टर वेल्डिंग स्टेज भी इसको नहीं कर सकते, और फिनिशिंग वाली स्टेज पे जो आफ्टर वेल्डिंग स्टेज ही है उस पर भी हम रूट गैप को सेट नहीं कर सकते, वो तो पहले ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी कट 2 mm डेप्थ बाय हैंड सॉ टू कंडक्ट निक ब्रेक टेस्ट। हम निक ब्रेक टेस्ट आयोजित करने के लिए 2 मिलीमीटर की गहराई का कट कहाँ किया जाता है। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो वर्कशॉप में किया जाता है क्योंकि वो वर्कशॉप में टेस्ट हो सकते हैं, लैब में भेजने की जरूरत नहीं है, अभी पहले हमने उसको समझा, या वो उसकी पोजीशन पूछना चाह रहे होंगे, तो जहां आपने वेल्डिंग करी है उस वेल्डिंग के बिल्कुल बीच में 2 mm गहरा आपको कट मारना पड़ता है। तो देखते हैं आंसर कहाँ है। कट टू द बेस मेटल, बेस मेटल में कट नहीं मारते हैं। कट अलॉन्ग द सेंटर लाइन ऑफ वेल्ड, यस बी ऑप्शन सही है। वेल्डिंग की जो सेंटर लाइन है उस पर हम कट मारते हैं, वो भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नहीं, क्रॉस सेक्शन पे कट नहीं मारेंगे। हम जिस लंबाई में आपने वेल्डिंग करी है उस पूरी लंबाई पे 2 mm गहरा एक आरी से कट मारेंगे, 100 मतलब आरी। सो ये बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। अगले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कट टू वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल, यानी कि वेल्ड मेटल पे भी कट मारो और बेस मेटल पे भी कट मारो, नहीं ऐसा नहीं है, हम सिर्फ वेल्डिंग के सेंटर लाइन पे कट मारते हैं 2 mm गहरा या 1.5 mm गहरा। आखिरी ऑप्शन है आई डोंट कट टू मेटल पता नहीं ये क्या ऑप्शन है, मैं नहीं काटूंगा मेटल को। चलिए ये आंसर भी नहीं है, इसका एक ही आंसर सही है, वो है बी, कट अलॉन्ग सेंटर लाइन ऑफ वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट दैट गिव्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। वह परीक्षण क्या है जो तन्यता को बल देता है, नहीं तन्यता को ज्ञात करता है, ऐसे लिखा होना चाहिए, तन्यता को बल देता नहीं है, तन्यता को ज्ञात करता है और परीक्षण नमूने को बढ़ाता है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को ज्ञात करता है। क्वेश्चन ये है उस टेस्ट का नाम बताएं जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को ज्ञात कर दे और कितनी इसमें डक्टिलिटी है, यानी कि इलांगेशन कितनी हो पा रही है। जब हम उसे मोड़ के देखते हैं उसको बेंड टेस्ट कहते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेंथ को नापने के लिए उसको टेंसाइल टेस्ट कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो पहले वाला सही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को नापने के लिए और डक्टिलिटी को नापने के लिए। डक्टिलिटी नापी जाती है इलांगेशन से और टेंसाइल स्ट्रेंथ नापी जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट से, जिसमें हम तोड़ के देखते हैं। लैक ऑफ फ्यूजन कोई टेस्ट नहीं है। ऑप्शन 3, ये जो ऑप्शन 3 मेरे गूगल फॉर्म में लिखा रहा है तभी आता है जब दो ऑप्शन एक जैसे हों। हमें अपना सही ऑप्शन मिल चुका है, तो नीचे के तीनों ऑप्शन गलत होंगे। लैक ऑफ फ्यूजन उसको नहीं कहते और स्लैग इंक्लूजन भी उसको नहीं कहते। स्लैग इंक्लूजन और लैक ऑफ फ्यूजन ये दोषों के नाम हैं, ये किसी टेस्ट के नाम नहीं हैं। हमसे वो टेस्ट का नाम पूछ रहे हैं कि उस टेस्ट को क्या कहा जाता है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलांगेशन का पता लगे। वो ऑप्शन ए है, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। एक गैर विनाशकारी परीक्षण कौन सा है। नीचे से हमें ये बताना है कि किसमें हम तोड़ के नहीं देखते हैं, उसको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। पहला ऑप्शन है विदाउट डैमेजिंग द जॉब। हाँ ये सही है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट उसी को कहते हैं जिसमें हम जॉब को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। विजुअली देख लेते हैं, अल्ट्रासोनिक से देख लेते हैं, एक्सरे करके देख लेते हैं। अब सोचो एक्सरे एक ऐसी विधि है जैसे हम हड्डियों का एक्सरे करते हैं, तो हड्डी अंदर से टूटी है या नहीं टूटी है इसके लिए हमने एक्सरे करते हुए देखा है। उसके लिए हम
ऑपरेशन करके कट मार के नहीं देखते हैं कि हड्डी अंदर से टूटी है नहीं टूटी है। हम एक रेडियोग्राफी टेक्निक से एक फ़िल्म ले लेते हैं और उससे हमें अंदर का पता चल जाता है। इसी तरह हम वेल्डिंग की भी फिल्म ले लेते हैं और अंदर छुपे हुए क्रैक या स्लैग इंक्लूजन या लैक ऑफ फ्यूजन, इस तरीके के दोष हमें पता चल जाते हैं रेडियोग्राफी से। तो इसका आंसर ए है। विद डैमेजिंग एंड विद डिस्ट्रॉइंग, हम उसको तोड़ देंगे, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं टेस्ट होता है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। निक ब्रेक टेस्ट में भी हम चीज़ों को तोड़ते हैं कट मार के, हथौड़ी मार के, मतलब जो कट मारा 2 mm गहरा, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, फिर उस पर हथौड़ी मार के देखते हैं कि टूट रहा है नहीं टूट रहा, उसको निक ब्रेक टेस्ट कहते हैं। उसमें भी हम जॉब को तोड़ रहे हैं। और फ्री बेंड टेस्ट में भी हम जॉब को तोड़ तो नहीं रहे लेकिन डैमेज तो कर रहे हैं ना, हमने घुमा दिया, उसको मोड़ दिया, अब उसको कौन सीधा करे, मतलब आपने जॉब तो खराब कर दिया ना। ये सारे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट उसको कहते हैं जिसमें हम जॉब को डैमेज नहीं करते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्डिंग कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ पावर कॉस्ट इज V इंटू A अपॉन 1000, ओके, इंटू T अपॉन 60 इंटू 1 अपॉन E इंटू रेट पर यूनिट इज फॉर्मूला, व्हाट इज द E आइडेंटिफाई। बहुत ही बढ़िया इंग्लिश लिखी हुई है। खैर, बिजली की लागत का वेल्डिंग लागत अनुमान V इंटू A भाग 1000 गुणा T भाग 60 गुणा 1 भाग E गुणा प्रति इकाई सूत्र है। इसमें E की पहचान क्या है, मतलब E क्या चीज़ है। तो मैं आपको ये सारा फॉर्मूला ही बता देता हूँ। आपने वेल्डिंग के कॉस्ट की पावर कॉस्ट को जानना चाह रहे हैं, पावर जो हमारी बिजली की विद्युत पावर हमने यूज़ करी है वेल्डिंग करते हुए, आप सबको पता होना चाहिए। पावर को हम नापते हैं किलोवाट आवर में। किलोवाट, वाट होता है करंट गुणा वोल्टेज, लेकिन हमें किलोवाट ढूंढना है, तो करंट गुणा वोल्टेज यानी कि V इंटू A, वोल्टेज को V से लिखते हैं और करंट को एम्पियर में नापते हैं A से लिखते हैं। इन दोनों की गुणा करके 1000 से इसलिए भाग करा है ताकि हम किलोवाट पे पहुंच सकें, क्योंकि हमारी विद्युत की इकाई किलोवाट आवर होती है। अगली चीज़ जो T लिखा है वो टाइम इन मिनट होगा, उसको 60 से भाग करके हमने उसे आवर में बदल दिया, तो किलोवाट आवर तो हमारे पास यूनिट तो आ गई। आखिर में जो प्रति इकाई यूनिट है वो तो ठीक हो गया। अब बीच में ऐसी क्या चीज़ हो सकती है 1/E जो हमें जो इस सूत्र को में आनी चाहिए, वो है मशीन की एफिशिएंसी। क्योंकि जो वेल्डिंग मशीन है वो मशीन कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होती। तो हम कुछ बिजली तो वो खाएगी ना, अंदर कुछ पावर का लॉस ज़रूर होता है। जब ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो कुछ हीट लॉस भी होता है, कुछ एडी करंट लॉसेज होते हैं, तो बहुत सारे लॉसेज होते हैं। कुछ लॉस तो होगा, चाहे 10% ही हो। तो ये E जो लिखा हुआ है ये मशीन की एफिशिएंसी है। जब हम 1/E जो 1 से कम होगा, और ये एफिशिएंसी दशमलव में लिखी जाती है, 1 को हम 100% मानते हैं। अगर आप प्रतिशत में उसकी एफिशिएंसी लिख रहे हैं तो पूरा लिखना, जैसे 85% किसी की एफिशिएंसी है तो 85 भाग 100 ऐसे लिखना परसेंट में, तो तब ये हमारी कॉस्ट और बढ़ जाती है। तो इस E का मतलब है हमारा C, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। इलेक्ट्रोड कंज्यूम, कितना इलेक्ट्रोड आपने कंज्यूम करा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिजली को आपने कितना यूज़ करा वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने मोटी इलेक्ट्रोड होगी तो हो सकता है एक ही इलेक्ट्रोड में वो 2 इलेक्ट्रोड के बराबर बिजली खा ले। तो इलेक्ट्रोड कितनी कंज्यूम हुई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोड ऑफ वेल्ड मेटल, ये तो मैं समझ नहीं पाया क्या लिखा है। एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ये सही आंसर है। एफिशिएंसी ऑफ वेल्ड मीटर वेल्ड मीटर तो हम अभी यूज़ भी नहीं करना सीखे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो E लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसको पूछ रहे हैं कि ये क्या दर्शाता है। ये हमें दर्शाता है एफिशिएंसी ऑफ मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉस्ट इन्वॉल्विंग ऑफिस एक्सपेंसेस, लाइटिंग, रेंट एट्सेट्रा बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द जॉब। लागत, वो लागत क्या है जिसमें कार्यालय का व्यय, प्रकाश व्यवस्था, किराया आदि शामिल है, लेकिन सीधे नौकरी नहीं है, सीधे मतलब कार्य से संबंधित नहीं होती वो, मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं। देखिए बच्चों, 2 प्रकार की कॉस्ट होती हैं उद्योगों में। एक होती है ओवरहेड, एक होती है वेरिएबल। ओवरहेड कॉस्ट उसको कहते हैं कि आप चाहे 1 पैसे का काम ना करो और चाहे आप 1 लाख रुपए दिन का काम कर लो, वो कॉस्ट तो रहेंगी। जैसे किराया देना है, आप अपने जिस ज़मीन पे आपने या जिस बिल्डिंग में आपने अपना उद्योग खोला है और उसका आपको किराया देना पड़ रहा है, तो मालिक को ये तो नहीं कह पाएंगे ना हम कि इस महीने तो हमने कोई काम नहीं करा, हम क्यों किराया दें। वो किराया तो आपको देना ही देना पड़ेगा। उनको हम फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। ये सब फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, ओवरहेड कॉस्ट होती हैं, मतलब जो आपको देनी ही देनी है। अब चाहे काम हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, तो ऑफिस की लाइटें वाइटें तो जलेंगी ना, ऑफिस के जितने खर्चे हैं वो तो जलेंगे, किराया भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे आपके फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो, जैसे माल, कच्चा माल, आपने जितना उत्पादन करना है उतना ही कच्चा माल आप खरीदोगे। आप कम नहीं खरीदोगे, ज़्यादा नहीं खरीदोगे, तो कच्चा माल जो है वो सीधे सीधे आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है।
और ओवरहेड कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट वो होती हैं जैसे ये क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, ये सारी ओवरहेड कॉस्ट। तो इसका आंसर है डी, ओवरहेड कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट वो हैं जो आपके निर्माण से संबंधित नहीं है, निर्माण के अनुसार ये बढ़ती और घटती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट टू फाइंड वेल्ड डिफेक्ट यूजिंग साउंड वेव्स इको डिस्प्लेड ऑन अ कैलिब्रेटेड स्क्रीन। कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि का उपयोग करके वेल्ड दोष खोजने का लिए परीक्षण क्या है। इसको हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट कहते हैं, जिसकी ये स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो भी दिख रही है और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ। चलिए, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा रेडियोग्राफी टेस्ट की और अल्ट्रासोनिक टेस्ट की, मैग्नेटिक पार्टिकल इंडिकेशन टेस्ट की, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट की। तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं इन सब की वीडियोस अलग अलग बना के आपके लिए पोस्ट करूँगा। इसका आंसर है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। इसमें हम ध्वनि को प्रयोग करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था स्टेथोस्कोपिक टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट में हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। व्हाट इज़ द टेस्ट इफ़ द वेल्ड स्पेसिमेन इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन द एक्सरे यूनिट एंड फिल्म। वो टेस्ट कौन सा है जिसमें हम जॉब को एक फिल्म और एक्सरे यूनिट के बीच में रखते हैं, उसको हम रेडियोग्राफी टेस्ट कहते हैं। वही एक्सरे वाला जो होता है, ये दो प्रकार की होती हैं, एक्सरे और गामा रे, पर इन दोनों को मिला के हम इसको रेडियोग्राफी कहते हैं। हम रेडियो तरंगे भेजते हैं और वो रेडियो तरंगे जो फिल्म होती है, उस फिल्म पे जब मतलब पूरी वेल्डिंग में से पार होकर उस फिल्म तक जाती हैं तो वो उसको डार्क करने लगती हैं, उसका कलर चेंज करने लगती हैं। और फिर जो हमारे पास फाइनल नेगेटिव आता है, जैसे आपने फोटो में नेगेटिव देखा होगा पुरानी फोटो में, इस तरीके का, या एक्सरे जो आपने देखा होगा, उस एक्सरे से हमें छुपी हुई चीज़ें दिखने लगती हैं, उसको हम रेडियोग्राफी टेस्ट कहते हैं। इसका आंसर है रेडियोग्राफी टेस्ट, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेस्ट टू फाइंड द इंटरनल डिफेक्ट ऑफ वेल्डमेंट इफ इको ट्रांसमिटेड बाय साउंड वेव। इसका भी वही आंसर है, डिस्प्लेड ऑन अ कैलिब्रेटेड स्क्रीन ऑफ टेस्टिंग यूनिट। ये जो इको वेव्स हैं, स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, हम साउंड वेव्स भेजते हैं और वो भी साउंड वेव वो जो आपको सुनाई नहीं देंगी, इसीलिए उसका नाम अल्ट्रासोनिक है। तो ये अलग अलग एंगल पे नॉर्मल प्रोब भी होते हैं, एंगल के प्रोब भी होते हैं, इन सब की वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में। अभी आप ऐसा समझ लें कि हम कुछ फ्रीक्वेंसी पे मतलब साउंड पल्सेस को भेजते हैं और जब वो टकरा के वापस आती हैं तो हमें डिफेक्ट्स का पता चल जाता है। इसको भी हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के द्वारा ही, इस टेस्ट को हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हुआ ए। लिक्विड पेनिट्रेशन ये नहीं है, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट भी ये नहीं है, क्योंकि इसमें कैलिब्रेटेड स्क्रीन लिख दिया है, स्टैंडिंग वेव लिख दिया है, इको लिख दिया है। ये तब होता है जब हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉस्ट्स इन्वॉल्व इन वेल्डिंग जॉब। वेल्डिंग जॉब में कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं। भाई इलेक्ट्रोड की कॉस्ट है, यस, इलेक्ट्रोड हमारे खर्च होते हैं, वो हम खरीद के लाए हैं, तो एक तो वो लागत लग गई इलेक्ट्रोड की, पावर भी लगती है और लेबर भी लगती है। ऑप्शन ए सही है। वेल्डिंग जॉब का मटेरियल से और मशीनिंग से कोई मतलब नहीं है, वो मशीनिंग कॉस्ट है या रॉ मटेरियल कॉस्ट है, तो बी ऑप्शन गलत हुआ। मटेरियल एंड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो एक बार को ठीक है, लेकिन मटेरियल जो यहाँ पे लिख दिया इसने ये आंसर को गलत बना दिया। प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट, ये भी गलत है आंसर। इसका एक ही आंसर सही है और आप समझ भी गए होंगे वेल्डिंग करने में क्या क्या लागत आती है। अरे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड लगेंगी, विद्युत लगेगी क्योंकि बिजली खर्च होगी हमारी, उसका हमें बिल देना पड़ेगा, और जो वेल्डिंग कर रहा है उसकी लेबर लगेगी, उसको पैसे देने होंगे। तो ये तीन कॉस्ट होती हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट इज वॉर्न वाइल चेकिंग द वेल्डिंग जॉइंट ऑफ अ ओवरहेड क्रेन फ्रेम। ओवरहेड क्रेन फ्रेम के वेल्डिंग जॉइंट का निरीक्षण करते हुए किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण को पहनना चाहिए। भाई एप्रन का कोई मतलब नहीं है, एप्रन तो वेल्डिंग करते हुए पहनते हैं, वेल्डिंग का निरीक्षण करते हुए, वो भी क्रेन के ऊपर चढ़ के। ओवरहेड क्रेन ऊपर लगी होती है 20 फीट ऊपर, उस पर चढ़ के एप्रन पहन के क्यों जाओगे, आप चढ़ ही नहीं पाओगे पहली बात तो एप्रन पहन के। हेलमेट यस, हैंड ग्लव्स नहीं पहना जाता है, जो इंस्पेक्शन कर रहा है वो हैंड ग्लव्स नहीं पहनेगा, जो वेल्डिंग कर रहा है वो वेल्डिंग करते हुए ग्लव्स पहनेगा। और हैंड स्क्रीन लेके क्यों चढ़ेगा, वो हैंड स्क्रीन में तो कुछ दिखाई नहीं देगा उसको, विजुअल इंस्पेक्शन भी करना है तो उसको आंखें उसकी ठीक होनी चाहिए और मैग्नीफाइंग ग्लास लेके चलना चाहिए उसको, और बड़ा करके दिखाता है। तो इसका आंसर है बी, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। What is the name of welding process if the arc produced by consumable metal electrode is protected by inert gas? अब उस वेल्डिंग, यदि वेल्डिंग योग्य इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पादित आर्क को निष्क्रिय गैस द्वारा संरक्षित किया जाए तो वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम क्या होगा। हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूमेबल है, यानी कि ये टिग नहीं हो सकता, GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हमारी इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होती, खर्च नहीं होती। तो ये आर्क वेल्डिंग हो सकती है और GMAW वेल्डिंग हो सकती है, जिसको मिग भी कहते हैं, मिग मैग में से। अब इसमें लिखा हुआ है इनर्ट गैस से, उसको प्रोटेक्ट करना है इनर्ट गैस से, तो हमें पता चल गया ये कौन सी वेल्डिंग है, ये है मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, ऊपर वाला ऑप्शन मैग है, उसमें हम CO2 का यूज़ करते हैं, मिग में हम इनर्ट गैस यानी कि आर्गन का या हीलियम का यूज़ करेंगे, तो जो शील्डिंग गैस होती है।
तो इसका आंसर है बी, मिग। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स मार्क्ड एज एक्स इन GMAW वायर फीड यूनिट। GMAW में एक ये वायर फीड यूनिट होती है। जब आपको वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये सारा ऑपरेशन होता हुआ दिखाऊंगा लाइव वीडियो में। तो उसमें जो ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये बीच में एक चक्री लगी हुई है, ये किस चीज़ की है? देखिए जो पहली 2 चक्री हैं वो भी तार को आगे धकेलेंगी, आखिरी जो 2 चक्री हैं उसमें भी तार बीच में फंस के आगे की तरफ धकेलेगा। ये ऑटोमेटिक तार को आगे धकेलती हैं। इनको हम वायर फीड रोलर्स भी कहते हैं। पर बीच में एक ये चक्री लगी हुई है जहाँ पर एक्स का ये सिंबल दिखा रखा है, इसको हम कहते हैं आइडलर। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि इन 2 चक्रियों को सिंक्रोनाइज कर दे, ऐसा ना हो स्लिप होने लगे। मतलब पीछे से तो वो पूरा तार भेज रहा है और आगे वाली चक्री स्लिप हो रही है, ऐसे में हमारा बर्न बैक हो जाती हैं चीज़ें। क्या नाम है इसका? आइडलर गियर। करेक्ट आंसर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में? ये जो पार्ट है एक्स, इसको कहते हैं नोजल। ये सबसे बाहर हमारे अंदर की जो कॉन्टैक्ट टिप है उसको बचा के चलती है और एक रास्ता देती है गैसेस वगैरह को यहाँ से निकलने का। तो इसको हम कहते हैं आउटर नोजल। इसका आंसर है नोजल, सी इसका सही आंसर है। और आपको नोजल की फोटोग्राफ दिखाई दे रही होगी पिक्चर। हाउ इज़ थर्मिट मिक्सचर इग्नाइटेड? एक थर्मिट वेल्डिंग होती है जो आमतौर पे रेल की पटरियों को हम यूज़ करते हैं उनको जोड़ने के लिए, बीच का गैप भरने के लिए। उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड। एल्युमिनियम पाउडर 1 भाग, आयरन ऑक्साइड 3 भाग। इनके मिक्सचर को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम इनको जला के और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और आयरन ऑक्साइड जो है वो उस गैप में भर के और वेल्डिंग को पूरा कर देता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उस हीट में ये आपकी थर्मिट वेल्डिंग होती है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसको जलाया कैसे जाता है। आपने आयरन पाउडर और एल्युमिनियम तो भर दिया, उस मोल्ड के अंदर एक मोल्ड बनाया जाता है, उसके अंदर वो दोनों पार्ट को रखा जाता है और फिर वो भर जाता है उसमें पिघली अवस्था में, उनके बीच में आगे आयरन ऑक्साइड भर जाता है। एल्युमिनियम जो है वो हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता है। एल्युमिनियम यहाँ फ्लक्स का काम करता है। तो इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसको जलाया कैसे जाए। पेट्रोल से नहीं जलाते, उसको डीजल से नहीं जलाते, फायर स्टिक से जला सकते हैं, लेकिन जैसे ही जलाएंगे उसमें एक बहुत बड़ी चिंगारियाँ निकलती हैं। तो फायर स्टिक इतनी बड़ी नहीं होती। उसके लिए हम क्या करते हैं, बाय मैच और मैग्नीशियम रिबन। हाँ, एक पलीता, जैसे आपने पटाखे का एक पलीता होता है ना, इसमें थोड़ा लंबा, और उसको दूर से जला के हट जाते हैं। फिर वो आग जलती हुई जब उस पूरे केमिकल में जाती है तो वहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो जाता है और 10-15 मिनट बाद वो रिएक्शन पूरा होके आप मोल्ड को तोड़ दो, अंदर वेल्डिंग हो चुकी होती है। तो इसका सही आंसर है बाय मैच एंड मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जलनशील एक रिबन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की मशीन भी मेरे पास है और मैं आपके इस वीडियो को बना के दिखाऊंगा। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हमारी जो आर्क है वो दिखाई नहीं देती, वो फ्लक्स के अंदर डूबी हुई रहती है। इसमें जो ये मार्क करा हुआ है एक्स, ये क्या है? ये जहाँ से वो वायर आ रहा है वो है ये वायर फीडर। इसको नहीं कहते वायर फीडर, तो आपका ये है ऑटो टॉर्च। यस, ये ऑटो टॉर्च है। ये टॉर्च है जिसके अंदर से वो वायर आ रहा है। फ्लक्स हॉपर इसको कहते हैं। आप समझ गए होंगे, ये जो एक्स लिखा हुआ है ये एक्स है आपकी ऑटो टॉर्च।